BEE में जो नेक्स्ट चैप्टर आप लोगों का है वो है AC सर्किट। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 AC सर्किट। AC सर्किट में आप लोग को एनालिसिस ऑफ AC सर्किट पढ़ना है। इसमें AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर, यानी कि अगर एक प्योर रजिस्टर सर्किट है, प्योर रजिस्टर सर्किट है जिसमें AC अगर हम उसमें AC अप्लाइड करते हैं तो उस दौरान उसका फेजर डिफरेंस और वेक्टर डायग्राम क्या इस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, और अगर सर्किट हमारा प्योर इंडक्टिव हो यानी केवल इंडक्टर लगा हो, और प्योर कैपेसिटिव हो यानी केवल कैपेसिटर लगा हो इसमें, और AC सप्लाई से इसको क्या किए हम कनेक्शन दे दिए, तो इस पर क्या हमारा इफेक्ट पड़ेगा, इसका क्या हम फेजर डायग्राम होगा, फेजर डिफरेंस क्या होगा, क्या इसके फेजर में, यानी इसमें अगर करंट और वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्टेज और करंट क्या लैग करेंगे, कौन करंट लैग करेगी या वोल्टेज लैग करेगा, या दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। तो हम लोग इसके बारे में जानेंगे। तो जो हमारा AC सर्किट है, जो चैप्टर नंबर 7 है, इसमें थोड़ा बड़ा चैप्टर है यह। आप लोग को इसमें काफ़ी सारी चीज़ों को पढ़ना है, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू रजिस्टर इंडक्टिव इन सीरीज और अप्लाइड टू रजिस्टर एंड कैपेसिटिव इन सीरीज, फिर इंट्रोडक्शन टू सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंस एंड इट्स कंडीशन, पावर इन प्योर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, पावर इन कंबाइंड RLC सर्किट, पावर फैक्टर, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो काफ़ी सारी इसमें पॉइंट्स आप लोग को पढ़ने हैं। इसके पहले आप लोग AC फंडामेंटल्स जो पढ़ा था उससे कई सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर होंगी, ज़्यादा टफ भी नहीं है, सिंपल सा इसमें लॉजिक है, और इसको समझते हुए चलिएगा एक एक सर्किट को। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर, यानी कि किसी सर्किट में हमारा जो ये सर्किट है इसमें क्या केवल रजिस्टर है। ठीक है ना। एक AC अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर, यानी कि केवल प्योर रजिस्टर हमने क्या क्या AC अप्लाई किया है, तो हम देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है हमारा। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात जो हम साइनोसाइडल वेव को जो को प्योर रजिस्टर में अप्लाई करना है, यानी कि जो हमारा ये प्योर रजिस्टर है, क्या कहना क्या चाह रहा है इसके माध्यम से कि साइनोसॉइडल वेव को प्योर रजिस्टर में अप्लाई करना, यानी साइनोसॉइडल वेव को उस रजिस्टर में एज अ इनपुट लेना। ठीक है, चलिए पहले देख लेते हैं, समझते हैं। ये सर्किट आपके पास है, प्योर रजिस्टिव सर्किट है। प्योर रजिस्टिव है क्योंकि इसमें केवल रजिस्टर लगा है। प्योर इंडक्टिव क्या होगा, जब इसमें केवल इंडक्टर लगेगा। प्योर कैपेसिटिव कब होगा, जब इसमें केवल कैपेसिटर लगेगा। तो ये केवल यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ है, तो ये क्या हुआ, प्योर रजिस्टर हुआ, यानी कि AC अप्लाइड अक्रॉस है प्योर रजिस्टर। अगर हम AC को अप्लाई करते हैं प्योर रजिस्टर में तो क्या इफेक्ट पड़ता है देखते हैं। तो अप्लाई वोल्टेज क्या होता है, जैसा कि हमें पता है, इसके पहले हम लोगों ने इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू क्या निकालते हैं, VM sin ओमेगा टी। ठीक है ना। तो अप्लाई वोल्टेज अगर यहाँ की बात करें, V बराबर VM sin ओमेगा टी हमारे पास है। बाय ओम्स लॉ V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, V बराबर क्या होता है, IR यानी I इक्वल टू V अपन R। समीकरण नंबर 2, एक समीकरण हम मान लेंगे V बराबर VM sin ओमेगा टी को, जो उसमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वो क्या है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है। तो V इक्वल टू VM sin ओमेगा टी, और इंस्टेंटेनियस करंट फ्लो हो रही है इसमें, V बराबर VM sin ओमेगा टी हो जाएगा। और बाय ओम्स लॉ के द्वारा हम निकालेंगे तो V बराबर आया, जैसा कि आप लोगों को पता है। यहाँ से I का मान पता चल जाएगा V अपॉन R। ठीक है ना। समीकरण नंबर 2 इसको लिए, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा, I बराबर इससे निकालें तो V का मान कितना है यहाँ पे, VM sin ओमेगा टी है। ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट अगर निकालते हैं तो V अपॉन R, इस पर इसका मान V का मान हम इसमें रखते हैं इस समीकरण में। तो V बराबर क्या है, VM sin ओमेगा टी, तो हमने रख दिया यहाँ पे VM sin ओमेगा टी अपॉन R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IM sin ओमेगा टी। ठीक है ना। IM sin ओमेगा टी हमको मिल जाएगा कैसे, VM अपॉन R क्या है, IM है यहाँ पे, VM अपॉन R क्या है यहाँ पे, I इंस्टेंटेनियस करंट है। ठीक है, मैक्सिमम करंट हो जाएगा हमारा। तो जो यहाँ पे I का मान आया तो क्या आया, VM अपन R की जगह हमने क्या लिख दिया, I लिख दिया, यानी कि मैक्सिमम IM माना हमने। IM बराबर क्या है, VM अपन R है, तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, VM अपन R की जगह IM, फिर साइन ओमेगा टी अपनी जगह पे हो जाएगा साइन ओमेगा टी। यानी इस प्रकार से हमें क्या मिला, इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के माध्यम से इंस्टेंटेनियस करंट भी हमको मिल गया। अब हम यहाँ से अगर बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट हमको मिल गया, तो हम इस इंस्टेंटेनियस करंट और इस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए क्या करेंगे, फेजर डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1, 2 और 3। चलिए एक बात हम लोग और कर लेते हैं यहाँ पे, कि जो हमारा VM बराबर क्या है, IMR, V बराबर क्या होता है, IR होता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम RMS वैल्यू की भी बात करें, V बराबर VM बराबर IMR होता है। तो हमारा जो मैक्सिमम जो RMS वैल्यू होता है वो क्या होता है, VRMS क्या होता है, VM अपॉन रूट 2 होता है। IRMS क्या होता है, IM अपॉन रूट 2 होता है। ठीक है, RMS वैल्यू की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो IRMS बराबर क्या होता है, IM अपॉन रूट 2, VRMS बराबर क्या होता है, VM अपॉन रूट 2।
इंटू आर हो गया यहाँ पे। अगर हम वी आर एम एस यहाँ से निकालें तो वी आर एम एस बराबर क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर। ये क्या है, वी आर एम एस, हमारा वी आर एम एस का मान है, तो वी आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आर एम एस इंटू आर। यहाँ से ओम्स लॉ के द्वारा हमको मिल गया वी बराबर आई आर, ठीक है ना। तो ये देखिए वी बराबर आई आर मिल गया। अब हम बात करें, देयर इज़ नो फेज डिफरेंस बिटवीन अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। देख लेते हैं कैसे कोई फेज डिफरेंस इसमें नहीं होता है। फेज डिफरेंस इसमें क्या होता है, ज़ीरो होता है। किसमें, प्योर रेजिस्टिव सर्किट में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है ज़ीरो। देखिए इस सर्किट के इस वेव फॉर्म जो हमारा वेव डायग्राम है, इसमें देखिए जो हमारा करंट, मैक्सिमम करंट क्या है, ये हमने जो ब्लैक, ये जो इस वेव को जो लिया है, ये वाला वेव जो है ये क्या है, मैक्सिमम वोल्टेज का है, ये वोल्टेज का है, और ये क्या है, करंट का है, ठीक है ना। जो ब्लू पेन से लिया गया है ये वेव जो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वेव फॉर्म बनाते हैं इस प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए, चूँकि हमारे पास देखिए जो हमारे पास समीकरण बना है, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, यहाँ से वी बराबर आई आर, जो समीकरण हमको मिला है, इससे अगर हम फेजर डायग्राम बनाते हैं, इसका अगर फेजर डायग्राम बनाते हैं तो हमको पता है आई एम साइन ओमेगा टी का क्या होता है, जो वेव फॉर्म होता है वो ये होता है वी एम आई एम साइन ओमेगा टी का। तो वी एम साइन ओमेगा टी दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों का हमारे पास क्या बनेगा, सेम बनेगा, ठीक है। जो हमारा आई एम, ये वी एम जो है वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज जो है, और ये मैक्सिमम करंट है, ठीक है। इन दोनों को हम सेम बनाएंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा इससे नीचे है, और पाई बाई टू इसका जो मैक्सिमम मिलेगा ये पाई बाई टू पे मिलेगा, ओमेगा टी से यहाँ पे जो टाइम पीरियड इसका ओमेगा टी है। तो अगर इसमें आई एम और वी एम देखिए दोनों क्या है, सेम सेम चल रहा है, यानी कि कोई भी डिफरेंस इन दोनों में नहीं आ रहा है, यानी कि कोई भी लैग और लीड यहाँ पे नहीं कर रहा है, ना तो वोल्टेज लीड और लैग कर रहा है, ना ही करंट लीड और लैग कर रही है। यहाँ क्या दोनों सेम फेज में चल रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं दोनों, ठीक है ना। यही कंटिन्यूसली आगे भी ये वेव फॉर्म चलता रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी फेज डिफरेंस हमको नहीं मिला, इसलिए हमारा फेज डिफरेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर जीरो। अगर हमारा वोल्टेज आगे से चलता है यहाँ से, तो लीड और लैग की बात आ जाती है, जहाँ लीड और लैग की बात आती है वहाँ पे हमारा फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ आ जाता। तो वोल्टेज और करंट का अगर हम फेजर डायग्राम बनाए इन रजिस्टिव सर्किट की बात करें, तो रजिस्टिव सर्किट में जो हमारा फेजर वेव फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, यानी फेजर डिफरेंस क्या होता है, वो ज़ीरो होता है। अब हम फेजर डायग्राम की बात कर लें, इसका जो वेक्टर डायग्राम यानी फेजर डायग्राम की जो बात कर लें, तो हमारा इससे देखिएगा जो हमारा वेक्टर डायग्राम होता है वो फेजर डायग्राम से मिलकर बनता है, यानी वेव फॉर्म से हम क्या बनाते हैं, वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। यहाँ हमने देखा क्या है, वी एम और आई एम क्या है, सेम वेव में है, ठीक है। कोई आगे और पीछे नहीं है, कोई लीड और लैग नहीं कर रहा है। तो इसका एक रेफरेंस ले लेंगे हम, एक रेफरेंस ले लिया हम आई एम, यानी कि एक्स एक्सिस पे हमारा आई एम है और वी एम भी है। वी एम क्या है यहाँ पे, आई एम से बड़ा यहाँ पे है, तो हमने वी एम को आगे दिखा दिया और आई एम को पीछे दिखा दिया थोड़ा सा, यानी लीड लैग नहीं किया, बस ये साथ में ही चल रहे हैं। ये जो वी मैक्स है, पहले आई मैक्स हो रहा है उसके बाद वी मैक्स हो रहा है, यानी कि छोटा कौन सा इसमें दिख रहा है, इस फेम इसमें आई एम दिख रहा है और ये वी एम है, इसलिए वी एम को हमने आगे लिखा है और आई एम को पीछे दिखाया है। लेकिन क्या है, सेम फेज में ही है, एक ही फेज में है, कोई लीड और लैग नहीं कर रहा है। तो यहाँ से क्या हुआ, वेक्टर डायग्राम जो है इस फेज का, रजिस्टिव सर्किट का वेक्टर डायग्राम हमारा ये मिलेगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अलग अलग दिखाना चाहें तो आई एम ये और वी एम ये, तो इस प्रकार से हमारा वेक्टर डायग्राम बनेगा। चूँकि सेम फेज में है तो सेम फेज में हम वी एम और आई एम को दिखाएंगे। वोल्टेज और करंट के बीच में जो फेज डायग्राम हमारा बना है, वो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज और इंस्टेंटेनियस करंट के बीच में जो हमारा फेजर डिफरेंस आया है वो सेम आया है, जीरो फेजर डिफरेंस है। तो यहाँ फेजर डिफरेंस जीरो रहेगा, वेक्टर भी हमारे क्या रहेंगे, सेम फेज में ही रहेंगे। तो यहाँ से वेक्टर हमको मिल गया वी एम आई एम, यानी कि सेम फेज में हमारा जो वेक्टर डायग्राम इसमें बनेगा, और यहाँ भी क्या होगा, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो एक रजिस्टिव सर्किट में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। चूँकि देखिए यहाँ पे V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, यहाँ भी आई एम साइन ओमेगा टी है, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं आया है। लीड लैग अगर आप लोग समझते हैं तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझ जाएंगे कि हमारा जो दोनों समीकरण मिला है, इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का दोनों समीकरण जो मिला है वो क्या है, सेम है, यानी कि इसके वेव फॉर्म क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, ठीक है ना। से समझना चाहें, जैसे एक शुद्ध प्रतिरोधी प्रत्यावर्ती परिपथ ऐसा परिपथ होता है, ठीक है। एक शुद्ध प्रतिरोधी प्रत्यावर्ती परिपथ यानी कि एक प्योर रजिस्टिव सर्किट जो होता है ऐसा परिपथ होता है जिसमें केवल प्रतिरोध का गुण पाया जाता है। चूँकि रजिस्टर लगा है तो केवल रजिस्टर का ही क्वालिटी पाया जाएगा, केवल प्रतिरोध गुण पाया जाता है इसमें, एवं इसमें प्रेरकत्व यानी इंडक्टेंस और धारिता कैपेसिटेंस का गुण नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए जो चित्र में एक शुद्ध प्रतिरोध आर पर AC सप्लाई प्रयुक्त की गई है, शुद्ध प्रतिरोध आर पे क्या है, AC सप्लाई प्रयुक्त की गई, ये रहा, ठीक है ना।
जिसके ताक्षणिक वोल्टता का मान क्या है, ताक्षणिक वोल्टता यानी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यहाँ पे क्या है, V बराबर VM sin ओमेगा t है, ठीक है, इस जगह पे। फलस्वरूप परिपथ में क्या होगा, एक करंट फ्लो होगी, एक प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, जिसका ताक्षणिक मान क्या हो जाएगा, I बराबर V अपन R हो जाएगा। तो V अपन R की जगह हम रख देंगे, V अपन R क्या होता है हमारा मैक्सिमम वोल्टेज, ये यहाँ से V अपन R साइन ओमेगा टी, तो यहाँ से देखिए V अपन R VM साइन ओमेगा टी अपन R हो जाएगा। और साइन ओमेगा टी बराबर 1 पर जो हमारा करंट होगा वो मैक्सिमम मिलेगी हमको, तो IM बराबर क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी बराबर 1 पर हमारा जो करंट मिलेगी वो क्या होगी, मैक्सिमम मिलेगी 1 पर, तो VM अपन R हो जाएगा यहाँ पे। अतः परिपथ में धारा का ताक्षणिक मान क्या हो जाएगा, I बराबर IM साइन ओमेगा टी, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 की अगर तुलना करेंगे तो हम क्या पाएंगे, समीकरण 1 और 2 की अगर हम तुलना की, यानी कि समीकरण 2 ये है और समीकरण 1 इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का है, VM साइन ओमेगा टी का, समीकरण 1 ये, समीकरण 2 ये है, ठीक है। समीकरण 1 और 2 की तुलना करें, यही बात होगी, समीकरण 1 और यहाँ पे 3 जो है, इन दोनों का अगर हम तुलना करते हैं तो हमें क्या मिलता है कि परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा तथा वोल्टेज के मध्य कोई फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है ना, कोई फेज डिफरेंस नहीं है, दोनों का साइन ओमेगा टी सेम है, यहाँ पे भी साइन ओमेगा टी में टी है, ठीक है ना, इन दोनों में कोई भी माइनस साइन ओमेगा टी माइनस थीटा नहीं है, नहीं तो साइन ओमेगा टी माइनस प्लस या फिर कुछ भी नहीं है, यहाँ पे लीड लैग की बात नहीं हुई है, तो फेज डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। अर्थात दोनों राशियों वी आई की कला एक समान होती है, ठीक है ना, जो इन दोनों का फेज होगा क्या होगा, सेम होगा, ये फेज क्या है, सेम फेज में है, ठीक है। तो फेज समान होती है, जिसे चित्र में तरंग रूप वेव फॉर्म में दिखाया गया है, देखिए वेव फॉर्म के रूप में हमने यहाँ पे दिखाया है इसको, ठीक है। तो इसका वेव फॉर्म आप लोगों ने देखा, और इसका वेक्टर डायग्राम भी क्या होगा, सदिश आरेख जिसको बोलते हैं, इसका सदिश आरेख क्या है, ये प्रदर्शित किया गया, यहाँ से देख लीजिएगा। और इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, इंस्टेंटेनियस पावर की अगर हम लोग बात करेंगे, इंस्टेंटेनियस पावर की बात करें, वी आई होता है, वी का मान यहाँ पे क्या है, वी एम और आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यानी कि वी बराबर क्या है, वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी है, आई बराबर क्या है, आई एम साइन ओमेगा टी है, दोनों गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी एम आई एम साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा। यहाँ पे वी आई का मान रखते हैं तो वी एम आई एम 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपन 2 हो जाएगा। यहाँ से जो इंस्टेंटेनियस पावर हमको मिलेगी हाफ वी एम आई एम माइनस हाफ वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी से, ठीक है। तो यहाँ से हमको जो पावर इंस्टेंटेनियस पावर मिलेगा ये मिलेगा। अब देखिए सूत्र में जो हाफ वी एम आई एम है वो क्या है, शक्ति का स्थिर भाग है, यानी पावर का क्या है, कांस्टेंट पार्ट है, आई एम वी हाफ वी एम आई एम क्या है, कांस्टेंट पार्ट है पावर का, और हाफ वी एम आई एम कॉस 2 ओमेगा टी जो है वो शक्ति का अस्थिर यानी कि वेरिएबल पार्ट है, ठीक है ना, जिसकी आवृत्ति सप्लाई की आवृत्ति की दोगुनी होती है, इसकी आवृत्ति क्या होती है, सप्लाई की आवृत्ति की दोगुनी होती है, परंतु इसका औसत मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो P बराबर हाफ वी एम आई एम, देखिए P बराबर हाफ वी एम आई एम, और P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए जो सप्लाई की आवृत्ति की जो जिसकी आवृत्ति सप्लाई की आवृत्ति की दोगुनी होती है, परंतु इसका औसत मान क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इसका औसत मान क्या मिलेगा, 0 हो जाएगा इसका औसत मान, तो बचा क्या हमारा हाफ वी एम आई एम, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, P बराबर हाफ वी एम आई एम, P इक्वल क्या हो जाएगा, वी एम अपार रूट 2, अगर आर एम एस वैल्यू और इसका आर एम एस वैल्यू निकालें तो आई एम अपार रूट 2 हो जाएगा, यानी P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ठीक है ना, P बराबर वी आई से, ठीक। तो इस प्रकार से हम एक देख लिए कि हमारे पास जो एक रजिस्टिव सर्किट होता है वो रजिस्टिव सर्किट इस प्रकार से होता है, इस रजिस्टिव सर्किट का ये वेव डायग्राम है और ये वेक्टर डायग्राम है, ठीक है। तो एक रजिस्टिव सर्किट में उसका वेव फॉर्म क्या होता है और वेक्टर डायग्राम क्या होता है ये हमने देखा, और हमने जाना कि जो फेज डिफरेंस होता है एक रजिस्टिव सर्किट का उसका क्या होता है, 0 होता है, और सेम फेज में इसमें होता है वेक्टर, ठीक है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्योर इंडक्टिव सर्किट के बारे में, अगर हम एसी अप्लाइड अक्रॉस अ प्योर इंडक्टिव सर्किट करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। इसको आप लोग एक बार रिवाइज कीजिएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, आराम से समझ में आएगा आप लोगों को, कोई बहुत टफ चीज़ नहीं है ये, ठीक है ना। चलिए, तो अगला यानी कि एसी अप्लाइड अक्रॉस प्योर इंडक्टिव की बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।